गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपना उपसर्ग संयोजक यौगिक लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को लिगेंड के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने मोनोडेंटेट या एकल दंतुक लिगेंड के बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंडों के बारे में बात करें। तो हेडिंग डालिए। नंबर सेकंड पार्ट है आपका द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड बाइडेंटिक। द्विदंतुक का मतलब हो गया जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दान कर सकते हैं। वे लिगेंड जो दो तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु सीएमए सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते। बेटा इसमें दो भाग हैं आपके। नंबर पहला जो भाग है वो है सम्मित। सम्मित द्विदंतुक लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटिक लिगेंड्स। और नंबर दूसरा जो भाग है आपका बेटा वो है असम्मित। असम्मित द्विदंतुक लिगेंड। मतलब अनसिमेट्रिक। बाइडेंटिक लिगेंड। तो एक है सम्मित और एक है असम्मित। सम्मित मतलब दोनों दाता परमाणु बिल्कुल एक जैसे। असम्मित मतलब दोनों अलग अलग हैं। एक एक करके बात करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। पहला है एग्जाम्पल इथाइलिन डाइएमीन, EN। इसको कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन। IUPAC में कह सकते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन, दोनों ही नाम सही। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा जरा ध्यान से देखिए बेटे। IUPAC नाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जरा ध्यान से एक चीज समझिएगा कि नाम अंग्रेजी में ही लिखें, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी लिखना सीखिए। दोनों नाइट्रोजन परमाणु एक ही अवस्था में है और इधर से दोनों तरफ से बिल्कुल ये समान है और दोनों नाइट्रोजन परमाणु एक ही अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। ये सम्मित है। और बेटा ये नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर देगा और ये भी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर देगा। इसलिए यहां पर एक रिंग बन जाएगी। जब रिंग बन जाती है, जब वलय बन जाता है, तो इस वलय को चिलेट कहते हैं।
बेटा जो चिलेट होता है वो 5 या 6 परमाणुओं का अधिक स्थायी होता है। ये जरा ध्यान से देखिए, ये मेटल है 1 2 3 4 5। तो ये जो चिलेट बन गया ये 5 मेंबर चिलेट। मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मैं कहूं असममित, तो असममित का पहला एग्जाम्पल GLY। ध्यान दीजिएगा, GLY ग्लिसनेटो कहते हैं, इस पर -1 चार्ज होता है। EN तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। ग्लिसनेटो, ग्लाइसिन, जरा ध्यान से देखिए, NH2 CH2 COO पर निगेटिव। यहां दाता परमाणु नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर दान हो रहा है मेटल को, और यहाँ दाता परमाणु ऑक्सीजन है जिसका निगेटिव दान हो रहा है मेटल। चिलेट तो यहाँ पर भी बन रहा है, वलय बन रही है। वलय बनेगा 5 मेंबर या 6 मेंबर का बनेगा, ज्यादा स्थायी बनेगा। और ध्यान रखिएगा, जब वलय बनेगा तो यौगिक भी ज्यादा स्थायी हो जाएगा, मतलब उपसह संयोजक यौगिक जिस उपसह संयोजक यौगिक में लगेगा उस उपसह संयोजक यौगिक के स्थायित्व को भी बढ़ाएगा। तो चिलेशन जो होता है, जो चिलेट बनता है वो उपसह संयोजक यौगिक के स्थायित्व को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे भी जो चिलेट बना वो क्या बना, 5 मेंबर चिलेट। कितनी चिलेट रिंग बनी, एक। जितने दाता परमाणु होंगे उससे एक माइनस कर दो, उतनी चिलेट रिंग बन जाएंगी, उतनी चिलेट वलय बन जाएगी। तो ये सम्मित द्विदंतुक है, तो दाता परमाणु 2 हैं, इसलिए हमेशा द्विदंतुक में एक चिलेट रिंग आपको मिलेगी। चलिए भैया आगे बात करता हूं कुछ और। देखो बेटा, मैं बात करता हूं PN। PN मतलब होता है प्रोपाइलीन डाइएम। देखो बेटा, प्रोपाइलीन डाइएमीन CH3 CH, यहां पे भी दाता परमाणु नाइट्रोजन, sp3 संकरित, यहाँ पे भी दाता परमाणु नाइट्रोजन और ये भी sp3 संकरित। दोनों मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेंगे, और यहाँ पर भी जो चिलेट बनेगा वो 5 मेंबर चिलेट। अच्छा, मैं कहूं BN, ब्यूटाइलिन डाइएम। देखो बेटा ध्यान से, एक्चुअली ये ब्यूटेन 2,3 डाइएमीन की बात कर रहा है। कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, दोनों sp3 संकरित, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है। और ये लोन पेयर भी मेटल को दे देगा, और ये लोन पेयर भी धातु परमाणु को दे देगा। यहाँ पे भी जो बनने वाला चिलेट है मेरे बच्चों, वो 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर की श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा, 5 मेंबर की हो या 6 मेंबर की, ऐसी दोनों ही तरीके की चिलेट या श्रृंखलाएं अधिक स्थायी। याद रहेगा आप लोगों को। इसी तरीके से और भी बेटा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो OX, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 2 नेगेटिव होते हैं, ऑक्सिलेटो का। ऑक्सिलेटो पर 2 नेगेटिव होते हैं, फार्मूला है C2O4। ऑक्जेलिक एसिड में से 2 HN निकाल। यहां पर भी ये जो
चिलेट बन रहा है, सिमेट्रिकल है पहली बात तो, मेटल ये इसको दे रहा है, 5 मेंबर्ड चिलेट बन रहा है। और ये जो है स्थायित्व बढ़ाए। चलिए और दो एक आध एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। DIPY, डाइपायरेट, PY पायरेडिल होता था, DIPY डाई। कैसे बनेगा? दो पायरिडीन रिंग्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी और ये दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर मेटल को दान करेंगे। ये भी जो बन जाएगा ये 5 मेंबर चिलेट। लिख लीजिए इसे। एक और एग्जाम्पल में बताता हूं। उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एसिटाइल एसिटनेट वो भी सिमेट्रिकल है, जरा ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं AC AC पर माइनस, एसिटाइल एसिटनेटो, एसिटाइल एसीटोन का जो इनॉल रूप है उसको जरा ध्यान से देखिए। O नेगेटिव, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इनॉल रूप आप लोगों को पढ़ाया था। ये बन जाएगा CH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH। ध्यान देना, ये ऑक्सीजन इधर से भी टाटोमेरिज्म कर सकता है और इधर से भी टाटोमेरिज्म कर सकता है। तो इसका मतलब चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, दोनों बात एक ही। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिकल, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है वो दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। यहां डबल बॉन्ड लगा दो, यहां नेगेटिव लगा दो, यहां तो भी बात एसिटाइल एसिटेनेटो की हो जाएगी। ये भी सिमेट्रिकल। और ये दोनों भी मेटल को दान करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। और बेटा यहाँ पे जो रिंग बन जाएगी वो 1 2 3 4 5 6, जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर्ड चिलेट। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं बच्चों। 5 मेंबर की और 6 मेंबर की जो चिलेट रिंग होती है वो ज्यादा स्थायी होती है। DMG, इस पर भी एक निगेटिव होता है। डाइमिथाइल क्लाई ऑक्सीमेटो, नाम लिखे दे रहा हूं, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, DMG। इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है बेटे एग्जाम में आपसे, ध्यान से देखिए। 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें, ग्लैक्सोल का स्ट्रक्चर ऑक्साइम से रिलेटेड बनाएंगे। इस O पर एक निगेटिव होगा मेरे बच्चों, और यहां पर OH लगता है। दाता परमाणु नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन मेटल को दान, 1 2 3 4 5। दोबारा आपके पास 5 मेंबर चिलेट बनते हैं। ये इस तरीके के आपके बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। अच्छा, पॉलीडेंटेट लिगेंड हो तो
तो दो से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित होंगे, तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। पॉलीडेंटेट, बहुदंत, बहुदंत, बहुदंत लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। बहुदंतुक का क्या मतलब है? एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित है। तो क्या बाइडेंटेट, भाई बाइडेंटेट अलग कैटेगरी कर दी, तो आप ये कह सकते हो कि दो से अधिक। तो मैं लिख सकता हूं दो से अधिक सिरों से इलेक्ट्रॉन युक्त दान कर सकता है, या इसमें या इनमें दो से अधिक दाता परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म सीएमए सेंट्रल मेटल एटम को दान कर सकते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो ईडीटीए है, जो हेक्साडेंटेट है। थोड़ी देर बाद उसकी बात करूंगा, पहले मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की बात करूं। चलिए, पहला एग्जाम्पल जो इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, DIE। DIEN को कहते हैं डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। देखना बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनेगा, दो इथाइलिन बना लीजिए और ट्राइएमीन है, तो इन दोनों इथाइलिन को एक NH से जोड़ दो और दोनों इथाइलिन पर किनारे पर NH2 ग्रुप। तो एक दाता परमाणु ये है, एक दाता परमाणु ये है और एक दाता परमाणु के तीन सिरे हैं, या आप ये कह सकते हो तीन तरफ से दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन, तीन दाता परमाणु उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन युग्म CM या सेंट्रल मेटल एटम को दान किया जा रहा है। मेटल बना लो, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस मेटल को दान करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस मेटल को दान करेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस मेटल को दान करेगा। पांच की रिंग एक ये बन गई और पांच की रिंग ये बन गई। मैंने अभी भी बताया, जितनी डेंटिसिटी होगी, जितनी दंतुक क्षमताएं होंगी, उससे एक कम मात्रा में चिलेट रिंग बने। तो अगर मैं यहां नंबर ऑफ चिलेट रिंग की बात करूं, नंबर ऑफ चिलेट रिंग तो बराबर हो जाएगी 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। जितने दाता परमाणु होंगे उसमें से एक घटक, वो नंबर ऑफ चिलेट रिंग होते हैं। तीन दाता परमाणु थे तो तीन में से मैंने एक घटा दिया, तो चिलेट रिंग कितनी बन जाएंगी? दो। दो चिलेट रिंग बन जाएंगी, आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5, पहले ये पांच की और 1 2 3 4 5 दूसरी ये। अगला बेटा, हम लोग इस तरीके से DIEN, हम ट्राई TRI ट्राइइन की भी बात कर सकते हैं, मतलब ट्राईथाइलिन टेट्रामीन, इस तरीके के ग्रुप आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आता रही नहीं है? मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है EDTA। इस पर चार निगेटिव,
इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, टेट्रा एसिड। इथाइलिन डायमीन तो आपको मालूम ही, CH2 CH2 और NH2 होता है। इस नाइट्रोजन के जो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनको प्रतिस्थापित कर दीजिए एसीटेट ग्रुप से, CH2 COO निगेटिव और मेरे बच्चों CH2 COO निगेटिव। इसी तरीके से CH2 COO निगेटिव और CH2 COO निगेटिव। चार तो ऑक्सीजन परमाणु है और दो नाइट्रोजन परमाणु। तो ये मैं कह सकता हूं हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड हो। यहां 6 तरफ से इलेक्ट्रॉन युक्त दान कर सकते। तो बेटा अगर डेंटिसिटी, दंतुक क्षमताएं 6 हैं तो चिलेट रिंग कितनी हो जाएंगी बताओ? क्या बताया मैंने अभी अभी आपको? चिलेट रिंग हो जाएंगी 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। आपके पास 5 चिलेट रिंग आपको प्राप्त हो जाए। इसमें मजेदार बात यह है कि EDTA जो होता है वो 6 तरफ से दान कर सकता है, 5 तरफ से दान कर सकता है और 4 तरफ से दान कर सकता है। EDTA हेक्साडेंटेट का भी काम कर सकता है, पेंटाडेंटेट का भी काम कर सकता है, यहां तक कि टेट्राडेंटेट का भी काम कर सकता है। तो जो EDTA है वो अपनी दंतुक क्षमताओं में परिवर्तन कर सकता है। इसको मैं लिखूंगा, आपको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिखता हूं और इसको समझाता हूं, समझिए ये इंपॉर्टेंट बात। EDTA अपनी दंतुक क्षमताओं में परिवर्तन कर सकता है। अतः इसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है। जो भी लिगेंड अपनी दंतुक क्षमताओं में परिवर्तन करने में समर्थ है, इसका मतलब वो डेंटिसिटी में फ्लेक्सिबल है, उसको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के नाम से जाना जा सकता है। बेटे EDTA यहां लिख लो, EDTA हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट या टेट्राडेंटेट की तरह कार्य कर सकता है। मतलब अपनी दंतुक क्षमताओं में परिवर्तन ला सकता है, और जो भी अपनी दंतुक क्षमताओं में परिवर्तन ला सकता है उस तरीके के लिगेंड को फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अच्छा, इसके एक आध दो एग्जांपल और समझाता हूं आपको, जरा समझ के देखो। SO4 2 निगेटिव, PO4 3 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव, ये सभी फ्लेक्सीडेंटेट की तरह कार्य करते हैं।
बेटा ध्यान देना, SO4 2 निगेटिव, एक एग्जांपल देख, ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है। वैसे तो हम जानते हैं कि सल्फेट आयन मोनोडेंटेट है, लेकिन ये कभी कभी बाइडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है। अब आप लोग सर कभी कभी क्यों कह रहे हो? कभी कभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका चिलेट रिंग देखो, 1 2 3 4 4 मेंबर्ड चिलेट बन रहा है, 4 मेंबर्ड चिलेट बन रहा है। और अभी अभी इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूं कि जो चिलेट बनेगा वो या तो 5 मेंबर्ड बनना चाहिए या 6 मेंबर्ड बनना चाहिए, 3 मेंबर्ड तो बन ही नहीं सकता। इसलिए हाइड्राजीन कभी भी बाइडेंटेट तरीके से कार्य नहीं करता था, तो 3 मेंबर्ड तो बन ही नहीं सकता। 4 मेंबर्ड बन सकता है, अत्यधिक अस्थायी होगा, तो ये कभी कभी सल्फेट आयन जो है 4 मेंबर्ड चिलेट बना के बाइडेंटेट तरीके से कार्य कर सकता है। देखो इसके एग्जाम्पल्स तो काफी रेयर हैं कि 5 मेंबर्ड चिलेट की तरीके से हमको मिले, परंतु फिर भी एक आध दो एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्ट 3+ की स्टेट में अपना समन्वय अंक 6 दिखाता है। अगर 3+ की स्टेट है ना बेटा, तो इसका समन्वय अंक या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, मतलब इसे 6 लिगेंड लगे हुए या 6 तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्ट करेगा। 5 तो अमोनिया दे देगा और 1 सल्फेट आयन दे देगा। यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट यहाँ पर 3 पॉजिटिव की स्टेट में है, तो इसका जो समन्वय अंक है, समन्वय अंक कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, CN कहते हैं बेटा। 6 मिलेगा आपको हमेशा। जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की स्टेट में होगा तो इसका समन्वय अंक आपको सदैव 6 मिलेगा। बात करूंगा मैं समन्वय अंक के बारे में। अभी तो ये जो मैं बता रहा हूं ये समझिए कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की स्टेट में है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, तो 5 तो अमोनिया दे देगा और 1 सल्फेट आयन दे देगा। तो यहाँ पे सल्फेट आयन मोनोडेंटेट तरीके से काम कर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहा है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो अमोनिया दे रहा है, 6 चाहिए तो 1 ही दे रहा है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, CO En होल ट्वाइस SO4 Cl, यहां पर भी एक सल्फेट है उस पर 2 निगेटिव, एक क्लोरीन है उस पर 1 निगेटिव, यहां पर भी एक सल्फेट है उस पर 2 निगेटिव, एक क्लोरीन है उस पर 1 निगेटिव। तो कोबाल्ट का यहां पर भी जो ऑक्सीकरण अंक आ गया वो आ गया 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव आ गया, तो इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 ही होगा, समन्वय 6 होगा। समन्वय 6 इसका मतलब 6 तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म इसको चाहिए। EN इथाइलिन डायमीन, एक इथाइलिन डायमीन 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, तो 2 इथाइलिन डायमीन 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर। तो सल्फेट को कितने दान करने पड़ेंगे? 2 दान करने पड़ेंगे, तभी समन्वय 6 आएगा। मेरी बात समझ में? यहाँ तो क्या था, यहाँ तो जो 5 और 1 6, 5 अमोनिया दान कर रहा था, 1 सल्फेट दान करता है। यहाँ पर En होल ट्वाइस है तो 4 ही दान कर सकता है, तो इसका मतलब सल्फेट को 2 दान करने पड़ेंगे, और 4 + 2 = 6 आएगा ये हमारे पास। इसका मतलब सल्फेट यहाँ पर बाइडेंटेट। लिगेंड तो ऊपर देखो सल्फेट आयन मोनोडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है, नीचे देखो सल्फेट आयन बाइडेंटेट का काम कर रहा है। इसलिए सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये सारे के सारे जो है फ्लेक्सिबल हैं, अपनी डेंटिसिटी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल फॉर डेंटेशन, इसलिए इनको फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड कहा जाता। चलिए भैया आगे की बात करते हैं। एट द लास्ट पार्ट ऑफ द लिगेंड, लिगेंड की डेंटिसिटी के क्लासिफिकेशन का ये लास्ट पार्ट है, जिसका नाम है एम्बी डेंटेट लिगेंड।
डेंसिटी के आधार पर इतने ही भाग हो सकते। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, इसको उभय दंतुक कहते हैं बेटा हिंदी में, उभय दंतुक, उभय दंतुक। ठीक है, उभय दंतुक मतलब वे लिगेंड जिनमें दो दंतुक क्षमताएं होती हैं लेकिन एक बार में एक का ही उपयोग कर सकते हैं। वे लिगेंड जिनमें दो दंतुक स्थितियां, साइट्स उपस्थित हैं, परंतु एक बार में किसी एक का ही प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे लिगेंडों को उभय दंतुक लिगेंड कहा जाता है। जरा थोड़ी सी बातचीत कर लेते। साइनाइड है CN, इस पे एक निगेटिव होता है, और अगर कार्बन की तरफ से मेटल को, धातु को इलेक्ट्रॉनिक निदान किया जा रहा है तो इसे साइनाइड या साइनाइडो कहा। पहले साइनो कहा जाता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि 2004 के रिकमेंडेशन के आधार पर साइनाइडो कहा। इसका नया नाम, पुराना नाम साइनो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया नाम जो है साइनाइड, तो इसको कहा जाता है साइनाइडो C, क्योंकि कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक निदान। अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु हो जाए तो, जरा ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम, और अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करेगा तो इसे ओल्ड लैंग्वेज में आइसोसाइनाइडो कहा जाता था, लेकिन नई लैंग्वेज में से साइनाइडो N कहा जाएगा, क्योंकि दाता परमाणु नाइट्रोजन। तो ये साइनाइडो C है, ये साइनाइडो N। ये आपस में उभय दंतुक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये दाता परमाणु चेंज होते ही लिगेंड की प्रकृति चेंज हो गई। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे देखो, OCN, O पे निगेटिव, और ये ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अगर O दाता परमाणु का काम करता है तो इसे साइनेटो कहते हैं। साइनेटो O ऑक्सीजन दाता परमाणु। अच्छा, अगर दाता परमाणु नाइट्रोजन हो जाए और नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करने लगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने लगे, तो इसे कहेंगे साइनेटो N। थोड़ा सा मैं जगह कर लेता हूं बेटा। मेटल को ऐसे गोले में बना देता हूं, आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग साइनेटो N।
इसको कह रहे हैं हम साइनेटो ओ क्योंकि ऑक्सीजन दाता परमाणु है, इसको कह रहे हैं हम साइनेटो एन क्योंकि नाइट्रोजन दाता। बोलो भैया, क्लियर? इसी तरीके से और भी देखिए जरा ध्यान से। मैं कह रहा हूं सल्फर दाता परमाणु, जहां पर भी ऑक्सीजन हटा के हम सल्फर लगा देते हैं वहां पे शब्द का प्रयोग करते हैं थायो। तो नाम हो जाएगा थायो साइनेटो एस, SCN कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? मेटल को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दान करो। अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दाता नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर दान हो रहा है, तो इसे आइसोसाइनेटो कहते थे, आइसोथायोसाइनेटो, लेकिन अब हम कहेंगे थायो साइनेटो एस, सॉरी एन। तो इसको कहेंगे थायो साइनेटो एन। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों। नाइट्रोजन दाता है थायो साइनेटो। अच्छा, एक काफी कॉमन सा है आपका, लगभग आप इस्तेमाल करते ही हो उसको। अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु O नेगेटिव, दाता परमाणु ऑक्सीजन है, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर रहा है, तो हम कहेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ। इसी का एक जुड़वा भाई नाइट्रोजन दाता परमाणु, तो नाइट्रो कहते थे इसे, लेकिन अब नाइट्रो नहीं कहते। दाता परमाणु नाइट्रोजन है, अब नाइट्रो नहीं कहते। अब क्या कहेंगे? नाइट्राइटो एन। तो ये नाइट्राइटो ओ है, ये नाइट्राइटो एन। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ऐसे यौगिक, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु चेंज हो जाता है, लिगेंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है, और दाता परमाणु चेंज होने से लिगेंड की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, इस प्रकार के लिगेंडों को उभय तंतुक लिगेंड कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये लिगेंड की डेंसिटी के आधार पर मैंने आप लोगों को जो है एग्जाम्पल बताया। क्या लिगेंड का और कोई भी क्लासिफिकेशन है? हाँ, लिगेंड का एक तरीके का क्लासिफिकेशन और, थोड़ा सा शब्दों की तरफ ध्यान देना। सामान्य लिगेंड वो हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, वे लिगेंड सामान्य। कुछ ऐसे भी लिगेंड हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन वापस भी लेते हैं, ऐसे लिगेंड नॉन क्लासिकल असामान्य लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन के आधार पर लिगेंडों को दोबारा से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। बेटे ध्यान देना, ये एनसीईआरटी में लास्ट में दिया गया है, बॉन्डिंग करके, सिनर्जिक बॉन्डिंग की तरीके से आपके में करीबन 6-7 लाइनों में उसने समझा दिया है, और उन्हीं 6-7 लाइनों को, एनसीईआरटी की 6-7 लाइनों को समझने के लिए हमको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको बताया कि सामान्य लिगेंड वे हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के साथ साथ केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की भी प्रवृत्ति रखते हैं, वे थोड़े असामान्य प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो प्रकार के लिगेंड हैं। तो क्लासिफिकेशन का नया पार्ट, पहले तो दंतुक क्षमताओं के आधार पर हमने क्लासिफाई किया था, अब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि on the basis of इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन दाता, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन ग्राही,
टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रवृत्ति के आधार पर लिगेंड पुनः दो भागों में वर्गीकृत किए गए। वर्गीकृत किए गए। देखिए जरा, पहला तो नॉर्मल या सामान्य लिगेंड, क्लासिकल लिगेंड, जो हम अब तक पढ़ते आए। इनको क्लासिकल लिगेंड्स भी कहते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इनके बारे में हम अब तक पढ़ते ही आए, जैसे कि जितने भी आपने अब तक पढ़े, कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, आप लिख लो OH निगेटिव, N पर 3 निगेटिव, Cl निगेटिव, वाटर, इथाइल एल्कोहल, अमोनिया, जो भी आप, ये सारे के सारे लिगेंड जो अब तक आप पढ़ते आए सामान्य। अच्छा, क्या सेकंड पार्ट क्या है? असामान्य, नॉन क्लासिकल या पाई एसिड, इन्हें कहते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, या इन्हीं का नाम है पाई एसिड लिगेंड्स, या इन्हीं का नाम है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। वे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी भिन्नता है, थोड़ा सा प्रवृत्ति में बदलाव है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार के। मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल मेटल एटम से एक्सेप्ट भी करते। तो ये लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के साथ साथ बैक बॉन्डिंग, पश्च बंधन द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से अपनी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये लिगेंड CMA सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और बैक बॉन्डिंग द्वारा CMA से अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं बताइए? पाई एसिड। चलिए इनके बारे में अगले पेज में बात करते हैं।
इस प्रकार के लिगेंड पाई एसिड लिगेंड्स कहलाते हैं। और यह पश्च बंधन सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाता। इस पश्च बंधन को सिनर्जिक बॉन्डिंग, एग्जाम्पल बताता हूं कुछ आप लोगों को कि कौन कौन से लिगेंड इस तरीके का काम करते हैं। सबसे प्यारा CO, NO पॉजिटिव, CN निगेटिव या ट्राइएल्काइल फॉस्फीन, इस तरीके के लिगेंड काम कर सकते हैं। मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखें। मान लीजिए ये एक मेटल है, मेटल के पास d ऑर्बिटल होते हैं, तो मैं d ऑर्बिटल बनाए दे रहा हूं। ऐसे ही तो बनेगा d ऑर्बिटल, डबल डम्बल, डबल डम्बल। और इस मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है, तो ये बेटा मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध। अब ये जो CO है, ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये जो CO है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा ओवरलैप करके यहां सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है। ये ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड। CO का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से बना लो, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर आपको एंटी बॉन्डिंग की थोड़ी सी जानकारी है तो आपको एंटी बॉन्डिंग बनाना आता है, नहीं आता तो सीख लो मेरे साथ। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो ठीक उल्टा काम हो गया। मेटल से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन मिलना, बिल्कुल ठीक उल्टा काम, इसलिए बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग के परिणाम स्वरूप ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा था, ये सिंगल ना होके क्या हो गया, साथ साथ में एक पाई बॉन्ड और बन गया। तो इसका मतलब मेटल टू कार्बन जो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन टू मेटल जो बॉन्ड बन रहा है, वह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड न होके उसमें उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ गई, क्योंकि साथ में एक पाई बंध का भी निर्माण। अच्छा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी ताकत लगातार घटती जा रही। तो यहां ध्यान देना, मैंने क्या बताया, कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जिसको ओवरलैपिंग से दिखाया जा सकता है। मेटल वापस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है कार्बोनिल के, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, तो ये पाई बंध का निर्माण। तो मैं यहां कह सकता हूं कि यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण जो कार्बन से मेटल की तरफ जो बंध बन रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है। मेटल टू कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है,
वो बढ़ रहा। बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बताइए, घट जाएगी। अच्छा, तो कार्बन टू ऑक्सीजन ठीक उल्टा, कार्बन टू ऑक्सीजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बंध सामर्थ्य है, वो घटता जाएगा। तो कार्बन टू ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता जाएगा। अब बात यह है कि यदि यह बात हो रही है तो मेटल कार्बोनिल या लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो तब देगा ना जब मेटल के पास खुद में इतने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो। तो वैज्ञानिक कहता है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं तो वो ही दान कर सकता है। तो क्या सभी की प्रवृत्ति समान होगी? नहीं, सबकी प्रवृत्ति समान नहीं। जिस मेटल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होंगे वह उतनी आसानी से दे देगा। तो सीधी सीधी बात है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की सामर्थ्य मेटल पर, धातु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर निर्भर करेगी। भाई मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए था लेकिन साथ में एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है। तो वैज्ञानिक ये कह रहा है कि मेटल इलेक्ट्रॉन उसी स्थिति में ज्यादा तीव्रता से देगा जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा अच्छा उपस्थित। तो चलिए, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होना चाहिए तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। मैं ये कह सकता हूं कि किसी में भी सिनर्जिक बॉन्डिंग देखने के लिए मेटल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व देख लेना आवश्यक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। देखिए, एक सवाल देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं कि निम्न में से किसमें या दुर्बलतम सीओ बंध उपस्थित है? सीओ बंध उपस्थित है। नंबर पहला MnCO होल 6 पर एक पॉजिटिव। नंबर दूसरा FeCO होल 5। नंबर तीसरा VCO होल 6 पर एक निगेटिव। और नंबर चौथा नन ऑफ दिस, या ऐसे लिख लो, सभी में, ऐसे लिखो, सभी में समान बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य सामर्थ्य है। बेटे, सीओ बंध की दुर्बलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन सीओ को दे देगा। मेटल सीओ के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, सीओ बंध उतना दुर्बल हो जाएगा और MC या C2M बंध उतना ही प्रबल हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये पूछ रहा है कि किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती है तो सीओ बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटती है।
तो वो यही पूछ रहा है दुर्बलतम CO बॉन्ड, इसका मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग कब बढ़ेगी। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग तो तब बढ़ेगी जिस स्थिति में मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। दूर से दिखाई दे रहा है Mn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Fe के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और वेनेडियम के ऊपर निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब वेनेडियम में इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक। इसका मतलब वेनेडियम आसानी से BCO6 निगेटिव अति तीव्रता के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग कर लेगा। तो अगर ये अति तीव्रता के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग कर लेगा तो यहां पर जो है CO बॉन्ड दुर्बल हो, सबसे ज्यादा दुर्बल हो जाएगा। मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग की ताकत जितनी बढ़ेगी, मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, CO बंध उतना दुर्बल हो जाएगा। तो मेटल किसमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? द आंसर विल बी C। अब यहां पर एक प्रकार के मैंने आपको बताया ऊपर के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार के जो है लिगेंड की बात मैंने कर ली जो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। क्या उनको पाई एसिड लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड का? पाई एक्सेप्टर की जगह पाई डोनर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये एक नया पार्ट है आपका जिसको हम लोग कहते हैं पाई डोनर लिगेंड। तो एक थर्ड पार्ट और हो गया, पाई डोनर लिगेंड्स। पाई डोनर लिगेंड, पाई दाता लिगेंड, पाई इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। इनके पास कोई ऐसा परमाणु नहीं होता जो इलेक्ट्रॉन दाता का काम कर सके, ये पाई इलेक्ट्रॉन दान करते। मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दान करके ये लिगेंड का कार्य करते हैं। ये लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दान करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व का दान करते हैं और इनके पास कोई दाता परमाणु, दाता परमाणु उपलब्ध नहीं। तो मैं एग्जाम्पल एक एक करके आपको बताते जाता हूं। पहला एग्जाम्पल लिख लो, बेंजीन। आप जानते हैं कि बेंजीन में कोई दाता परमाणु नहीं। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा सकता है। बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 पाई बॉन्ड हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है, वे स्थानीय। इस वे स्थानीयकरण को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाने के लिए हम लोग इसको एक रिंग से दिखाते। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी मेटल को दान की जा सकती है। बेटे कितने कार्बन परमाणु हैं? यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु। इसीलिए इसका नाम लिखा जाएगा ईटा की पावर 6 बेंजीन। जितने कार्बन परमाणु से बनी हुई रिंग होगी जिस पर डीलोकलाइजेशन होगा, ईटा पर उतना ही पावर लगा। तो ईटा की पावर 6 बेंजीन लिख दी। इसी तरीके से और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा कंपाउंड है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में आप लोगों को मिला है, एरोमेटिक स्पीसीज है, कॉन्जुगेशन है, डीलोकलाइजेशन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइल। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पाई सिग्मा निगेटिव का कॉन्जुगेशन इस तरीके से दिखाया जा सकता है, निगेटिव का कॉन्जुगेशन। और ये
केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युक्त दान कर सकता है। सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युक्त दान कर सकता है। 5 कार्बन है, ईटा की पावर 5। नाम क्या मैंने बताया? साइक्लोपेंटा डाई, साइक्लोपेंटा डाई। जितना कॉन्जुगेशन है उस हिसाब से देख। ये जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यही दान कर रहा हूं। ईटा की पावर वो आएगी जितने पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उपलब्ध है। 5 कार्बन के बीच में शिफ्टेड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ईटा की पावर 5 आ गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 कार्बन के बीच में शिफ्टेड थी, तो ईटा की पावर 6 आ गई। अच्छा, कॉन्जुगेशन ना हो तो दान नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल दान हो सकता है। जैसे इथाइलिन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दान किए जा सकते हैं किसी भी मेटल। जैसे यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन दान किए गए, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन दान किए गए, वैसे यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन दान किए जा सकते। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं और 2 कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ईटा की पावर 2 इथाइलिन। ये तो ये पाई डोनर लिगेंड। अब बेटा थोड़ी सी बात हम लोग उपसह संयोजक अंक की कर लेते। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे तो मैंने ऊपर समझाया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। इसको देखिए, उपसह संयोजक अंक। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मैं ये कह सकता हूं कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर। सीएमए कुल जितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है या करता है, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, मैं पहला एग्जांपल कहता हूं K4 FeCN6। तो अगर इसमें मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी लेना चाहूंगा तो वो हो जाएगा 6, क्योंकि Fe एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक साइनाइड से ले रहा है और 6 साइनाइड लगे। अच्छा, नंबर सेकंड, मैं ये कहूं Ni, सॉरी NiDMg होल ट्वाइस। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, अभी अभी मैंने आपको बताया बाइडेंटेट लिगेंड है। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो 2 लिगेंड कितने देंगे? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैं कोई और एग्जांपल कहूं NaFeEDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। अच्छा, अगर कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो तो दोनों के अलग अलग निकले।
जैसे कहा जाए प्लेटिनम PtNH3 होल 4 Cl2 और PtCl होल 4, कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 निकलेंगे, दोनों के लिए अलग अलग। कैटायन के लिए 4 और 2 6, और एनायन के लिए 4 क्लोरीन लगे दूसरे प्लेटिनम पर, 6 और 4। अच्छा, एक आध और एग्जांपल ले लेते, जैसे के PtCl3 ईटा की पावर 2 C2H4, ईटा की पावर 2 इथाइलिन। अभी अभी मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, मतलब एक पेयर दान कर सकता है, एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट। तो 3 तो क्लोरीन दान करेगा, एक ये दान कर लेगा, 3 और 1 टोटल कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे बेटा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जा सकते हैं। साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, 6 साइनाइड है तो 6 होगी। डीएमजी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, 2 डीएमजी है तो 2 दूनी 4। एक डीएमजी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, तो 2 डीएमजी 4 दान करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ईडीटीए हेक्साडेंटेट है, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी यौगिक के समन्वय अंक की गणना कर सकते हैं। समन्वय अंक के बारे में कुछ विशिष्ट बिंदु हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं। साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस समन्वय अंक के बारे में हमको बताई, उनको याद किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है उनके बारे में, कि उससे हमको ये डिटर्मिनेशन हो जाएगा कि किसका समन्वयक लगभग कितना आएगा। मैं कुछ एक आध 2 पॉइंट आपको लिखा देता हूं, नोट। नंबर 1, देखो सेंट्रल मेटल एटम अगर मोनोवेलेंट कैटायन, यदि सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु, पहला केस है मोनोवेलेंट कैटायन, तो जो समन्वय अंक होगा वो 2 और 4 होगा। पूरा लिख दो क्या हिंदी में? ऐसे लिख लो, मोनोवेलेंट कैटायन के लिए हिंदी पूरी लिख लो, नहीं तो आप लोग कहोगे सर हिंदी नहीं लिखा है। मोनोवेलेंट कैटायन के लिए, मोनोवेलेंट समझते हो ना, जिसकी वैलेंसी 1, के लिए सामान्यतः कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 2 या 4, परंतु यहाँ एक एक्सेप्शन है, वो भी ध्यान रखें। एजी पॉजिटिव अगर है तो सदैव 2, सदैव 2। और सीआर पॉजिटिव अगर है क्रोमियम, तो सदैव 6। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट वो ये कह रहा है कि डाइवेलेंट कैटायन हो तो, जिस पर 2 वैलेंसी लगी, 2 पॉजिटिव चार्ज कैटायन के लिए, सामान्यतः कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 या 6 आता है।
सामान्य। लेकिन परंतु यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है, उनको भी ध्यान से देखें। अगर प्लेटिनम 2 पॉजिटिव या पैलेडियम 2 पॉजिटिव, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है या पैलेडियम 2 पॉजिटिव, तो सदैव 4 आएगा, 6 नहीं आएगा, सदैव 4। लेंथेनियम 2 पॉजिटिव के लिए सदैव 6 आएगा, लेंथेनियम 2 पॉजिटिव के लिए सदैव 6 आएगा। और मरकरी 2 पॉजिटिव अगर है, मरकरी 2 पॉजिटिव अगर है, तो उसके लिए 2 या 4 कुछ भी आ सकता। चलिए, ये एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं, इनको आप याद कर सकते, एक्सपेरिमेंटल डाटाज याद किए जाए। नंबर 3, ट्राइवेलेंट कैटायन के लिए सामान्यतया समन्वय अंक बराबर 6 आता, परंतु AU3 पॉजिटिव और AL3 पॉजिटिव के लिए 4 या 6। ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि अगर मोनोवेलेंट कैटायन है तो उसके लिए अधिकतर 2 या 4 आता है, Ag पॉजिटिव के लिए सदैव 2 आता है और Cr पॉजिटिव के लिए सदैव 6। अगर द्विसंयोजी धनायन है, डाइवेलेंट है, तो सामान्यतः 4 या 6 आता है, लेकिन प्लेटिनम पैलेडियम के लिए सदैव 4 आता है, लेंथेनियम के लिए सदैव 6 आता है और मरकरी के लिए 2 या 4 आता है। ट्राइवेलेंट कैटायन है तो सामान्यतः 6 आता है, परंतु Au3 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव के लिए जो वैल्यू है वो या तो 4 आती है और या क्या आती 6। बेटा यहां तक पढ़ के आइए और अपने लिगेंड्स याद करके आइए, जिससे कि हम आगे IUPAC नोमेनकल्चर और EAN कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सके। तो हम EAN कॉन्सेप्ट और IUPAC नोमेनकल्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न।